तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आ चुके हैं बहुत ज़ोरदार सीरीज लेके। वर्जन 2.0 कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की वर्जन 2.0 सीरीज आ चुकी है। आज जिसका पार्ट 2 होने वाला है। और अगर अभी आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है यानी इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जरूर पार्ट 1 देखिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से पहले पार्ट 1 देखिए और फिर आइए इस पार्ट 2 पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो हम लोगों ने पहली वीडियो में पढ़ लिया था स्कैनिंग तक। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आने वाला जो एग्जाम है उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। और इसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या उनका फॉर्मेट हो सकता है, किस तरह क्वेश्चन बदल के पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है कि सिंक्रोनाइजिंग व ब्लैंकिंग पल्सेस की क्या आवश्यकता है। सिंक्रोनाइजिंग एंड ब्लैंकिंग पल्सेस, इनकी हमको क्या आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए सबसे पहले हमको तो ये पता होना चाहिए कि वीडियो सिग्नल के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा वीडियो सिग्नल, जिसमें कि कैमरे पर स्कैन की गई लाइंस के करस्पॉन्डिंग पिक्चर इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है। ठीक है। दूसरी होती है सिंक्रोनाइजिंग या सिंक पल्सेस, जो कि ट्रांसमीटर तथा रिसीवर की हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल स्कैनिंग को सिंक्रोनाइज करती हैं। ठीक है। और तीसरा जो हमारा कंपोनेंट होता है वीडियो सिग्नल का, ब्लैंकिंग पल्सेस, जो कि फ्लाई बैक को अदृश्य बनाता है। फ्लाई बैक मतलब रिट्रेस, इसको हम रिट्रेस भी बोलते हैं। जब भी हमारी जैसे स्कैनिंग हो रही होती है, जब हमारा बैकवर्ड आती है स्कैनिंग, तो उस समय की वह कंडीशन फ्लाई बैक कहलाती है। तो ये हमारे 3 घटक होते हैं वीडियो सिग्नल के। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि हमको सिंक्रोनाइजिंग की आवश्यकता क्यों होती है। सिंक्रोनाइजिंग की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि सिंक्रोनाइजिंग या सिंक पल्सेस जो कि हमारी ट्रांसमीटर तथा रिसीवर की हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल स्कैनिंग को सिंक्रोनाइज करती हैं, इसलिए हमको सिंक्रोनाइजिंग की आवश्यकता होती है। और ब्लैंक पल्सेस क्या करती हैं, ब्लैंक पल्सेस फ्लाईबैक को अदृश्य बनाती हैं ताकि वो हमारी दिखे ना, यानी रिट्रेस को हाइड कर देती हैं। और इसमें एक ये पॉइंट समझने वाला है कि सिंक पल्सेस की आवश्यकता केवल हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल स्कैन के अंत में पड़ती है, जब फ्लाई बैक का समय आता है। शेष लाइन स्कैनिंग के समय केवल वीडियो सिग्नल की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि वीएसबी व कंपोजिट वीडियो सिग्नल के बारे में बताइए। देखिए फ्रेंड्स, वीएसबी क्या होता है। वीएसबी एक हमारी टेक्निक है मॉड्यूलेशन की, वेस्टिजियल साइड बैंड, इसका फुल फॉर्म होता है वेस्टिजियल साइड बैंड। तो जब भी हमको सिग्नल का ट्रांसमिशन करना होता है तो हम मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। अब जो टीवी सिग्नल का वीडियो जाता है वो तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होके जाता है। तो वीएसबी हमारा क्या करता है, तो वीएसबी हमारी वही टेक्निक है, वेस्टिजियल साइड बैंड टेक्निक। तो इसी का हम लोग यूज करते हैं। तो वीडियो सिग्नल के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं कि वीडियो सिग्नल के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज किया जाता है। और मॉड्यूलेशन 2 प्रकार से किया जाना संभव होता है। मॉड्यूलेशन जो हमारा 2 प्रकार से किया जा सकता है, या तो हमारा पॉजिटिव मॉड्यूलेशन या तो हमारा निगेटिव मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव मॉड्यूलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं पॉजिटिव मॉड्यूलेशन के बारे में। तो पॉजिटिव मॉड्यूलेशन वह होता है जिसमें पीक व्हाइट लेवल को मैक्सिमम लेवल पर रखा जाता है तथा ब्लैक के ओर बढ़ने पर कैरियर का एम्पलीट्यूड घटाया जाता है। इसमें हमको ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि जिसका पीक व्हाइट लेवल होता है उसको हम मैक्सिमम पर रखते हैं, और जैसे जैसे हम लोग ब्लैक की ओर बढ़ते जाते हैं कैरियर का एम्पलीट्यूड घटा दिया जाता है। वहीं अगर बात करें निगेटिव मॉड्यूलेशन की, तो निगेटिव मॉड्यूलेशन क्या होता है। निगेटिव मॉड्यूलेशन वह होता है जिसमें सिंक टिप को मैक्सिमम लेवल पर रखा जाता है, व्हाइटनेस बढ़ने पर कैरियर एम्पलीट्यूड घटता जाता है तथा पीक व्हाइट पर यह मिनिमम हो जाता है। जब बिल्कुल हमारा व्हाइट पर पहुंचेगा, बिल्कुल पीक लेवल पर, तो यह सबसे कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है घुमा के कि मान लो निगेटिव मॉड्यूलेशन ही क्यों यूज करते हैं, हम लोग निगेटिव मॉड्यूलेशन ही क्यों यूज करते हैं। तो निगेटिव मॉड्यूलेशन का यूज करने का हमारा ये लाभ मिल जाता है कि निगेटिव मॉड्यूलेशन का यूज करके रिसीवर पर एजीसी का प्रयोग किया जा सकता है। अब ये एजीसी कौन सी चीज़ है। एजीसी फ्रेंड्स क्या होती है, एजीसी का मतलब होता है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर। जो भी हमारा सिग्नल का गेन है वो ऑटोमेटिक हमारा कंट्रोल किया जाए। और हमको क्या फायदा हो जाता है निगेटिव मॉड्यूलेशन यूज करने के। दूसरा हमारा हो जाता है कि निगेटिव मॉड्यूलेशन यूज करके ट्रांसमीटर की पीक पावर आउटपुट लगभग 30% तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, पीक पावर आउटपुट कितनी बढ़ाई जा सकती है, 30% तक। और निगेटिव मॉड्यूलेशन का यूज करने से क्या होता है कि निगेटिव मॉड्यूलेशन यूज करने से पिक्चर सिग्नल पर शोर का प्रभाव कम हो जाता है, यानी
नॉइज हमारी कम होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मान लो कंपोजिट वीडियो सिग्नल क्या होता है। कंपोजिट वीडियो सिग्नल क्या होता है, तो कंपोजिट वीडियो सिग्नल समझ लेते हैं। देखिए कंपोजिट वीडियो सिग्नल आप एक लाइन में ये कह सकते हैं कि कंपोजिट वीडियो सिग्नल में पिक्चर की डिटेल्स होती हैं। कंपोजिट वीडियो सिग्नल में पिक्चर्स डिटेल होती हैं तथा साथ में रिट्रेस करने हेतु ब्लैंकिंग पल्सेस तथा ट्रांसमीटर व रिसीवर के मध्य सिंक्रोनाइजेशन बनाए रखने हेतु सिंक पल्स भी होती हैं। ठीक है, कंपोजिट वीडियो सिग्नल में मेन हमारी दो चीजें प्रेजेंट होती हैं कि हमारी पिक्चर डिटेल्स होती हैं और साथ में रिट्रेस करने हेतु ब्लैंकिंग पल्सेस तथा ट्रांसमीटर व रिसीवर के मध्य सिंक्रोनाइजेशन बनाए रखने हेतु सिंक पल्स भी होती हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कलर टेलीविजन व मोनोक्रोम टेलीविजन की कंपैटिबिलिटी से आप क्या समझते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान लो को कलर टेलीविजन व मोनोक्रोम टेलीविजन की कंपैटिबिलिटी के बारे में आ जाता है। तो चलिए कंपैटिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपैटिबिलिटी का अर्थ है कि नया सिस्टम पुराने सिस्टम के अनुरूप होना चाहिए। जब कलर टीवी सिस्टम की शुरुआत हुई तो ये आवश्यक था कि उस समय पहले से उपस्थित ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रिसीवर्स कलर ट्रांसमिशन को रिसीव करके ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में शो कर सकें। कलर टीवी रिसीवर ब्लैक एंड व्हाइट ट्रांसमिशन को अपनी स्क्रीन पर उत्पन्न कर सके। ठीक है, यानी यही हमारी हो गई कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी में आपने क्या देखा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रिसीवर्स कलर ट्रांसमिशन को रिसीव करके ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में शो कर सके। ठीक है, और इसका उल्टा कि कलर टीवी रिसीवर ब्लैक एंड व्हाइट ट्रांसमिशन को अपनी स्क्रीन पर उत्पन्न कर सके। ये हमारी कंपैटिबिलिटी हो गई, यानी इसके बीच हमारा कंपैरिजन हो गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कलर मिक्सिंग क्या होती है। कलर मिक्सिंग में हमारे कई क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि पूछा जा सकता है हमारा एडिटिव मिक्सिंग क्या होती है या सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग क्या होती है। जो कलर मिक्सिंग है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कलर मिक्सिंग के बारे में। कलर मिक्सिंग हमारी क्या होती है। हम जानते हैं कि आंखों की सभी प्रकाश संवेदनाएं तीन मेन ग्रुप्स अर्थात रेड, ग्रीन व ब्लू पर आधारित होती हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिकल नर्व सिस्टम इन कलर इंप्रेशंस को एकीकृत करता है। जो हमारा ऑप्टिकल नर्व सिस्टम होता है, जो भी हमारे कलर इंप्रेशंस हैं इनको एकीकृत करता है, यानी एक में मिलाता है। और आप ऑब्जेक्ट के वास्तविक रंग को परसीव करता है। देखिए यहाँ पर आप जो है ये गलत लिखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट के वास्तविक रंग को परसीव करता है यानी दिखाता है। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके जो वास्तविक यानी ओरिजिनल जो हमारा कलर होगा उसको परसीव करेगा। कलर टीवी सिस्टम इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। जो हमारे कलर टीवी सिस्टम होते हैं इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। अब बात कर लेते हैं एडिटिव मिक्सिंग के बारे में। तो क्वेश्चन हमारा किस तरीके से पूछा जा सकता है कि एडिटिव मिक्सिंग क्या होती है। तो एडिटिव मिक्सिंग क्या होती है, चलिए इसको समझ लेते हैं। कलर टेलीविजन सिस्टम एडिटिव मिक्सिंग पर आधारित होते हैं। जो हमारे कलर टेलीविजन सिस्टम होते हैं वो हमारे एडिटिव मिक्सिंग पर आधारित होते हैं। इसमें दो या अधिक कलर से प्रकाश को इंडिपेंडेंट सोर्सेस द्वारा या फिल्टर्स द्वारा प्राप्त करके एक नए कलर का एकीकृत संवेदन प्राप्त किया जा सकता है। इसमें मिक्स किए जाने वाले कलर्स का प्योर होना आवश्यक है। जो हम इसमें कलर मिक्स कर रहे हैं उनका प्योर होना आवश्यक होता है। इसमें तीन प्राइमरी रंगों रेड, ग्रीन व ब्लू की एडिटिव मिक्सिंग करके लगभग सभी कलर्स को उत्पन्न किया जा सकता है। जो हमारे तीन मेन कलर होते हैं रेड, ग्रीन व ब्लू, इनकी अगर हम एडिटिव मिक्सिंग करते हैं तो लगभग हम सभी कलर्स को उत्पन्न कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग के बारे में कि सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग हमारी क्या होती है। देखिए सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग में क्या होता है कि पिगमेंट की रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज यानी उसके परावर्तन गुण यूज होते हैं। सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग में पिगमेंट के रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज यूज की जाती हैं, अर्थात पिगमेंट्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करते हैं तथा शेष सभी वेवलेंथ को अवशोषित कर लेते हैं यानी उनको सोख लेते हैं। जिस वेवलेंथ को पिगमेंट रिफ्लेक्ट करता है वस्तु उसी कलर की दिखाई देती है। यदि दो या अधिक कलर्स को मिक्स किया जाता है तो यह मिक्सचर दोनों पिगमेंट की कॉमन वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करती है। क्योंकि पिगमेंट सेचुरेटेड यानी प्योर इन कलर नहीं होते, अतः यह वेवलेंथ का एक बैंड रिफ्लेक्ट करती है। इस प्रकार की मिक्सिंग सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग कहलाती है। जो हमारी मिक्सिंग होती है हमारी सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग कहलाती है। यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हैं जो एक हमारी एडिटिव मिक्सिंग और सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग की है। देखिए इसमें सबसे मेन ये चीज़ समझने वाली है, जब भी हम प्राइमरी कलर की यानी रेड, ग्रीन
व ब्लू की एडिटिव मिक्सिंग कर देते हैं तो जो हमारा मेन कलर निकल के आता है वो हमारा व्हाइट होता है। वहीं अगर हम रेड ग्रीन व ब्लू की सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग करते हैं तो हमारा जो मेन कलर ब्लैक निकल के आता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें समझने वाली। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कलर टेलीविजन सिग्नल के उत्पादन का वर्णन कीजिए। जो हमारा कलर टेलीविजन सिग्नल जनरेट होता है वो कैसे होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं कलर टेलीविजन सिग्नल के उत्पादन के बारे में। देखिए, यदि पिक्चर का कलर रिप्रोडक्शन करना है तो प्रत्येक पिक्चर एलिमेंट की ब्राइटनेस इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसकी कलर इंफॉर्मेशन भी ट्रांसमिट करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर हमको कलर रिप्रोडक्शन करना है तो जो पिक्चर एलिमेंट की ब्राइटनेस इंफॉर्मेशन है, यानी जो हम ब्राइटनेस इंफॉर्मेशन उसकी भेज रहे हैं, उसके साथ उसकी कलर इंफॉर्मेशन भी ट्रांसमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, कलर इंफॉर्मेशन से तात्पर्य है कि प्रत्येक एलिमेंट में प्राइमरी कलर्स के सापेक्ष अनुपात को कैमरे से फाइंड करके उसके प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये चीज़ कहने की कोशिश की गई है कि हमारा जो कलर इन्फॉर्मेशन से ये मतलब है कि जो हमारा प्रत्येक एलिमेंट में प्राइमरी कलर होगा, यानी जो रेड ग्रीन ब्लू होगा, उनके करेस्पॉन्डिंग अनुपात को कैमरे से फाइंड करके उसके प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करना पड़ेगा। और यह कलर इन्फॉर्मेशन अर्थात क्रोमिनेंस सिग्नल, जो हमारी एक कलर इन्फॉर्मेशन जा रही है इसको हम क्रोमिनेंस सिग्नल भी बोलते हैं, भी ट्रांसमिट करना पड़ेगा। आधुनिक कलर टेलीविजन सिस्टम में सीन को टेलीवाइज करके उस सीन को 3 कैमरा ट्यूब्स को दिया जाता है तथा इनमें से प्रत्येक कैमरा ट्यूब तीनों में एक प्राइमरी कलर के प्रति रिस्पॉन्सिव होता है। अर्थात एक कैमरा ट्यूब रेड के प्रति, दूसरी ग्रीन के प्रति तथा तीसरी ब्लू के प्रति रिस्पॉन्सिव होती है। इसके लिए ऑप्टिकल रेज को फिल्टर से पास किया जाता है तथा प्रत्येक कैमरा ट्यूब से पहले लगा फिल्टर उसके लिए उसके कलर की वेवलेंथ पास करके भेजता है। इस प्रकार कैमरा ट्यूब से उत्पन्न इलेक्ट्रिकल सिग्नल के एम्पलीट्यूड रेड ग्रीन व ब्लू कलर्स के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कलर टेलीविजन सिग्नल कैसे हमारा जनरेट होता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कलर टेलीविजन कैमरा का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से आ सकता है, कलर टेलीविजन कैमरा का सचित्र वर्णन कीजिए। या कभी कभी पूछ लेता है कैमरा ट्यूब्स हमारा क्या होता है, तो कैमरा ट्यूब्स बेसिकली कुछ नहीं होता है। कैमरा ट्यूब्स उसको हम पिकअप डिवाइसेस भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ऑप्टिकल इमेज को वैद्युत सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, तो वही हमारा होगा कैमरा ट्यूब। तो अगर हम लोग कलर टेलीविजन कैमरा के बारे में समझ लेंगे तो वही हमारा कैमरा ट्यूब भी उसी के अंदर आ जाएगा। तो इसमें ये चीज़ समझ लेते हैं कि जिस सीन को टेलीवाइज करना है यानी उसको ट्रांसमिट करना है तो उसको एक ऑब्जेक्टिव लेंस सिस्टम से प्रोसेस किया जाता है। लेंस आवश्यकता से उत्पन्न इमेज को ग्लास प्रिज्म यानी डाइक्रोइक मिरर्स द्वारा 3 इमेज में विभाजित किया जाता है। देखिए, डाइक्रोइक मिरर्स क्या होते हैं, ये हमारे ऐसे मिरर्स होते हैं जो हमारे एक पर्टिकुलर कलर को ही पास होने देते हैं। फिर हमारा 3 इमेज में विभाजित हो जाने के बाद क्या होता है कि डाइक्रोइक मिरर्स केवल एक वेवलेंथ रेड, ग्रीन या ब्लू पास करता है तथा शेष को रिजेक्ट करता है। देखिए, वही चीज जो हमने कही थी। ठीक है, इस प्रकार रेड, ग्रीन व ब्लू इमेज जनरेट होती है। फिर इन इमेज को कलर फिल्टर से पास करके हाईली प्रिसाइज प्राइमरी कलर इमेज यानी उच्च परिशुद्धता वाली इमेज प्राप्त की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार जो हमारी ऑप्टिकल इमेज होती है यानी उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा एक जूम लेंस का पैकेज लगा होता है जहाँ पर लाइट फ्रॉम द सीन यानी सीन से लाइट यहाँ पर आ रही होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, ये हमारे सब डाइक्रोइक मिरर्स लगे हुए हैं। सबसे पहले इस मिरर्स में लाइट आएगी, फिर उसके बाद 3 हमारे ये मिरर्स लगे हुए हैं RGB मिरर्स। जो हमारा पहला मिरर्स है वो केवल रेड लाइट को ही पास होने देगा और दूसरा वाला ग्रीन को, तीसरा वाला ब्लू को। यहाँ पर हमारे कलर फिल्टर्स लगे हुए हैं RGB के, तो यहाँ पर हमको फाइनली रेड मिल जाएगा और इधर हमको ग्रीन और इधर हमको ब्लू कलर मिल जाएगा। उसके बाद इनके हमारे कैमरे लगे हुए हैं, रेड कैमरा, ग्रीन कैमरा और ब्लू कैमरा, जो कि हमारे क्या करेंगे, जो हमारा रेड कैमरा होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर देगा यानी एक उसको वीडियो सिग्नल बना देगा। इसी तरह ग्रीन कैमरा ऐसा वीडियो सिग्नल बना देगा जो हमारा ग्रीन कलर के लिए होगा और एक हमारा ब्लू कैमरा भी बना देगा इस तरह का सिग्नल। फिर हमारे ये वीडियो प्री एम्पलीफायर्स लगे होते हैं जो उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेंगे
और फाइनली हमारा इधर वाई सिग्नल हमारा जनरेट होके मिल जाएगा, जो कि हमारा 0.3 और 0.59 और 0.11 के रेशियो में होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ रजिस्टर्स लगाए हुए होते हैं जो कि हमारे इस तरह कैलकुलेशन करके लगाए जाते हैं कि हमारे जो तीनों कैमराज हैं वो हमारे ड्राइव हो सके। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनटीएससी पल व सीकैम की तुलना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एनटीएससी पल व सीकैम के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एनटीएससी क्या होता है। एनटीएससी का मतलब होता है नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी। देखिए जो हमारे एनटीएससी पल और सीकैम है ये हमारे कलर मिक्सिंग की टेक्निक्स ही हैं, लेकिन अलग अलग कंट्रियां अलग अलग टेक्निक्स का यूज करती हैं। तो सबसे पहले एनटीएससी के बारे में बात करते हैं। तो एनटीएससी सिस्टम में डिफरेंस कलर सिग्नल BY तथा RY की सहायता से दो वेटेड सिग्नल I तथा Q उत्पन्न किए जाते हैं। I सिग्नल को 1.5 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ दी जाती है, जबकि सिग्नल को 0.5 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ दी जाती है। देखिए यहाँ पर सिग्नल को लिखा हुआ है, अब ऐसे किस सिग्नल को दी जाएगी 0.5 मेगाहर्ट्ज? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हमारा Q सिग्नल होना चाहिए। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यानी यहाँ पर Q सिग्नल होना चाहिए कि हमारा Q सिग्नल को 0.5 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ दी जाती है। Q सिग्नल का DSB ट्रांसमिशन व I सिग्नल का SSB ट्रांसमिशन किया जाता है। कलर सब कैरियर आवृत्ति का मान 3.579345 मेगाहर्ट्ज होता है। जो हमारा कलर सब कैरियर होता है, हमारा सब कैरियर लिखा हुआ है, उसका मान हमारा इतना मेगाहर्ट्ज होता है। अब बात कर लेते हैं पल यानी फेज अल्टरनेशन बाय लाइन। ये भी हमारे कलर मिक्सिंग की टेक्निक है। इसमें देखो किस तरह होता है कि पल सिस्टम में भी दो वेटेड कलर डिफरेंस सिग्नल उत्पन्न किए जाते हैं जिनको U तथा V कहा जाता है। उसमें हमारे I तथा Q थे, इसमें हमारे U तथा V हैं। U सिग्नल R डिफरेंस Y के फेज में होता है तथा V सिग्नल एक लाइन के लिए B डिफरेंस Y के फेज में तथा अगली लाइन के लिए -B डिफरेंस Y के फेज में होता है। अतः V का फेज हर लाइन के बाद अल्टरनेट करता रहता है। देखिए -B डिफरेंस Y का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। पहले तो B डिफरेंस Y के बारे में जानते हैं। देखिए क्या होगा, हम डायरेक्ट V डिफरेंस Y में क्या करते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग नहीं होती है। यहाँ पर सबसे पहले जो Y कलर होगा इसको इन्वर्ट कर दिया जाएगा, फिर कलर B के साथ इसको ऐड कर लिया जाएगा। उसके बाद मान लो जो हमको ये फाइनल कलर मिलेगा यही हमारा B डिफरेंस Y होगा। अब मान लो अगर हम इसी को इन्वर्ट कर दें तो इसके आगे हमारा लग जाएगा -B डिफरेंस Y। तो वही कलर की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, अतः V का फेज हर लाइन के बाद अल्टरनेट करता रहता है। अतः इस सिस्टम को पल सिस्टम या फेज अल्टरनेशन बाय लाइन सिस्टम कहा जाता है। अब हम लोग समझ लेते हैं सीकैम के बारे में। सीकैम क्या होता है? देखिए सीकैम का फुल फॉर्म होता है सीक्वेंशियल कलर एंड मेमोरी। इस सिस्टम में वेटेड कलर सिस्टम को DB तथा DR कहा जाता है। देखिए DB को हम लोग इस तरह लिखते हैं, कैपिटल D रहेगा और हमारा जो B रहेगा इसके थोड़ा नीचे लिखा रहेगा। इसी तरह DR हमारा D यहाँ पर रहेगा, R हमारा यहाँ पर रहेगा। DB तथा DR कहा जाता है, यह दोनों एक साथ किसी लाइन में नहीं आते। जो हमारे DB और DR होते हैं ये कभी भी हमारे एक साथ लाइन में नहीं आएंगे। यदि एक लाइन में DB आता है तो अगली लाइन में DR आता है। अतः इसके फेज डिफरेंस का कोई महत्व नहीं होता तथा ना ही फेज एरर्स इसमें उत्पन्न होंगे। जब एक लाइन में आएंगे नहीं तो फेज एरर्स का सवाल ही नहीं उठता। इसमें FM का प्रयोग होता है। यह एक किफ़ायती सिस्टम है, किंतु इसकी रेजुलेशन जो होती है पुअर होती है। रेजुलेशन काफ़ी इसकी पुअर होती है। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमको इस बात की खुशी होगी कि आप हमारे चैनल के मेंबर बन रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और हाँ अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा इसका कंपैरिजन समझ लेते हैं, बिल्कुल बेसिक। ये हमारा इधर NTSC है और इधर हमारा ये पल है और इधर हमारा सीकैम है।
तो सबसे पहले इनके फुल नेम यानी इनका हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं। एनटीएससी का होता है नेशनल टीवी सिस्टम कमेटी ऑफ यूएसए, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। और पल का होता है फेज अल्टरनेशन बाय लाइन, और सीकैम का होता है सीक्वेंशियल कलर है मेमोरी। डेवलप्ड इन यानी ये हमारी कहाँ पर डेवलप्ड हुई, जो हमारा एनटीएससी है वो हमारा यूएसए में हुआ, और पल जो हमारा जर्मनी में हुआ, और सीकैम हमारा फ्रांस में हुआ। ठीक है, कब डेवलप हुई यानी किस ईयर में डेवलप हुई, जो हमारा एनटीएससी था 1957, पल हमारा 1967, और 1970 में हमारा सीकैम। कंट्रीज वेयर यूज्ड यानी किस देश में हमारी ये टेक्निक्स यूज की जाती हैं, तो जो हमारा एनटीएससी है वो यूएसए, कनाडा, जापान इस तरह के हमारे कंट्री में यूज किया जाता है। और जो हमारा पल है इंडिया यानी भारत, यूके, ऑस्ट्रेलिया इन देशों में इस्तेमाल होता है। और सीकैम हमारा फ्रांस, रसिया, हंगरी ईटीसी। ट्रांसमिशन ऑफ कलर सिग्नल के बारे में समझ लेते हैं। तो जो ट्रांसमिशन होता है कलर का, सब में हमारा कलर डिफरेंस सिग्नल होता है। बाई कलर डिफरेंस सिग्नल, बाई कलर डिफरेंस सिग्नल, बाई कलर डिफरेंस सिग्नल, यानी एनटीएससी, पल, सीकैम सभी हमारे ट्रांसमिशन जो करते हैं कलर सिग्नल का इसी तरह करते हैं। क्रोमा सिग्नल ऑफ कलर डिफरेंस सिग्नल यानी इसके वेरिएट के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे आई और क्यू होते थे, और पल में हमारे यू और वी होते थे, यानी वाई लिखा है यहाँ पर, वी होना चाहिए हमारे हिसाब से। और जो हमारा सीकैम होता था उसमें हमारे डीबी और डीआर होते थे। तो अभी डीबी और डीआर की इक्वेशन देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा आई होता था 0.74 इंटू आर डिफरेंस वाई माइनस 0.27 इंटू पी डिफरेंस वाई। और क्यू की जो हमारी इक्वेशन होती थी 0.48 आर डिफरेंस वाई प्लस 0.41 बी डिफरेंस वाई। और इधर पल में हम बात करते हैं तो जो हमारा यू और वाई होता है 0.493 बी डिफरेंस वाई एंड 0.877 आर डिफरेंस वाई। और इधर हम सीकैम की अगर बात कर लेते हैं तो डी बी इज इक्वल टू प्लस 1.5 बी डिफरेंस वाई एंड डी आर जो हमारा होता है माइनस का 1.9 आर डिफरेंस वाई होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिजिटल सैटेलाइट टेलीविजन क्या होता है। इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। डिजिटल सैटेलाइट टेलीविजन क्या होता है, तो सबसे पहले सैटेलाइट टेलीविजन के बारे में जानते हैं। तो सैटेलाइट टेलीविजन का तात्पर्य है कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से टेलीविजन सिग्नल्स का संप्रेषण तथा सेटअप बॉक्सेस व सैटेलाइट के माध्यम से इन सिग्नल का रिसेप्शन यानी रिसीव करना। यह सैटेलाइट्स पृथ्वी से 35,700 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती हैं तथा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर होती हैं। यह सैटेलाइट्स पृथ्वी से प्राप्त सिग्नल्स को रिसीव करके व प्रवर्धित करके उन्हें वापस पृथ्वी पर भेज देती हैं। जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं सबसे पहले तो पृथ्वी से सिग्नल्स रिसीव करेंगी, फिर उनको एम्पलीफाई करेंगी, ठीक है, फिर उन्हें पृथ्वी पर नीचे भेज देती हैं। जब सिग्नल हमारा सैटेलाइट को भेजा जाता है तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है उसको हम लोग अपलिंक फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। और जब हमारा सिग्नल नीचे आ रहा होता है यानी रिसीव हो रहा होता है तो उसको हम लोग डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उन्हें वापस पृथ्वी पर भेज देती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, तथा सब्सक्राइबर्स की डिशेस इन्हें रिसीव कर लेती हैं। फिर इस डिजिटल सैटेलाइट सिग्नल को इन होम रिसीवर्स द्वारा प्रोसेस किया जाता है तथा टेलीविजन रिसीवर्स इनकी सहायता से सैटेलाइट रिसीवर्स सैटेलाइट से ऑडियो वीडियो सिग्नल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। देखिए यहाँ पर सैटेलाइट रिसीवर्स सैटेलाइट से, इसमें समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी, यहाँ पर थोड़ा गलत हमको लगता है टाइप हो गया है। यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए कि जो टेलीविजन रिसीवर्स होते हैं इनकी सहायता से ऑडियो वीडियो सिग्नल को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देखिए इसको एक ब्लॉक डायग्राम से देख लेते हैं कि जो यहाँ पर हमारे टेलीविजन सिग्नल्स फ्रॉम द टीवी ट्रांसमीटर यानी टीवी ट्रांसमीटर से हमारे टेलीविजन सिग्नल आ रहे होंगे, और एक अर्थ सैटेलाइट स्टेशन होगा जो हमारा पृथ्वी पर बना होगा, जो सैटेलाइट के स्टेशन होता है। फिर हमारा उससे माइक्रोवेव ट्रांसमीटर द्वारा सैटेलाइट को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए अपलिंक और इधर लिखा हमारा डाउनलिंक। तो सबसे पहले हमारा इधर से ट्रांसमिट किया जा रहा है सैटेलाइट को, और इधर से हमारा रिसीव किया जा रहा है। रिसीवर हमारा माइक्रोवेव रिसीवर ही लगा हुआ है। यहाँ पर जो हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर यूज किए जाते हैं उनके बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा गीगाहर्ट्ज में होता है। और उनके लिए जो हमारे बैंड यूज किए जाते हैं सी बैंड, के यू बैंड, के ए बैंड, इस तरह के बैंड हमारे यूज किए जाते हैं जो इनके बीच कम्युनिकेशन के लिए होता है। फिर हमारा माइक्रोवेव रिसीवर रिसीव कर लेता है, फिर उसके बाद अर्थ सैटेलाइट स्टेशन को दे देता है। उसके बाद तुरंत हमारा टू टीवी रिसीवर्स यानी जो हमारे टीवी रिसीवर्स होते हैं उनको दे देता है। इसके कुछ की पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे सैटेलाइट टीवी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के माध्यम से वीडियो और ऑडियो सिग्नल को अर्थ सरफेस पर सैटेलाइट डिशेस को ब्रॉडकास्ट करता है।
इन सैटेलाइट में ट्रांसपॉन्डर्स नामक उपकरण लगे होते हैं। जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं इनमें हमारे ट्रांसपॉन्डर नामक के उपकरण लगे होते हैं और यह ट्रांसपॉन्डर सैटेलाइट पर सिग्नल्स रिसीव करके व उनकी प्रोसेसिंग करके उन्हें वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं। यह सिग्नल सामान्यतः सी बैंड, केयू बैंड व के बैंड में होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डीटीएच के बारे में। देखिए एक हमारा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और किस तरीके से बन सकता है कि डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच या डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सिस्टम क्या होता है, ये पूछ सकता है। तो चाहे डीटीएच बोलो या उसको डीबीएस बोलो, वही चीज़ हमारी है, सेम चीज़। तो ज़्यादातर हम लोग डीटीएच नाम से जानते हैं उसको, ना कि हम लोग डीबीएस के नाम से। तो डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में टीवी सिग्नल को सैटेलाइट से सीधे रिसीव किया जाता है और इसको इंडिविजुअल या कम्युनिटी रिसेप्शन के लिए यूज किया जाता है। इसमें केयू बैंड, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी 12 गीगाहर्ट्ज तथा अपलिंक फ्रीक्वेंसी 14.5 से 14.8 गीगाहर्ट्ज का यूज किया जाता है। जो हमारा केयू बैंड्स होता है वहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर ली गई है कि जो हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होती है, अपलिंक और डाउनलिंक, उसका हमारा यूज किया जाता है। हालांकि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा बहुत चेंजेस किया जा सकता है। इसके अर्थ स्टेशन को डोमेस्टिक एरियाज में स्थापित किया जा सकता है। जो हमारे इसके रिसीवर्स होते हैं इनको हम लोग डोमेस्टिक एरियाज में भी स्थापित कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन यानी सीसीटीवी, आप लोगों ने सीसीटीवी तो देखा ही होगा। तो सीसीटीवी क्या होता है, सीसीटीवी के बारे में पूछा सकता है। हो सकता है मान लो केवल उसके अनुप्रयोग ही पूछ ले, क्या यूजेज हैं, या पूछ सकता है कि सीसीटीवी क्या होता है। तो आपको लेकिन पूरी तरह से तैयार होके जाना है कि सीसीटीवी चाहे पूछे चाहे उसके अनुप्रयोग पूछे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सीसीटीवी के बारे में। तो सीसीटीवी टेलीविजन का एक ऐसा अनुप्रयोग है जिसमें कैमरा सिग्नल केवल सीमित रिसीवर्स को ही उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें जो हमारे कैमरा सिग्नल्स आ रहे होंगे ये नहीं होगा टीवी सिग्नल की तरह कि मान लो एक ब्रॉडकास्टिंग कर दी जाए कि यानी जिसको रिसीव करना हो कर सकता है। इसमें हमारे सीमित रिसीवर्स ही होंगे जिनको उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें सीन को कैमरे द्वारा टेलीवाइज करके तथा एम्पलीफाई करके कोएक्सियल केबल द्वारा सीधे मॉनिटर को फीड किया गया है। यानी नीचे हमारा एक डायग्राम दिखाया गया है कि जिसमें सबसे पहले हमारे कोएक्सियल केबल द्वारा सीधे मॉनिटर को फीड कर दिया गया है। ये देखिए जो सीसीटीवी कैमरा होता है हमारा कुछ इस तरीके का होता है। आप लोगों ने कॉलेज वगैरह या बैंक वगैरह में सीसीटीवी कैमरा लगा देखा होगा। ये देखिए इस डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्टिकल सीन्स, यानी यहाँ पर से ऑप्टिकल सीन्स यानी हमारी कोई इमेज आ रही होगी और टीवी कैमरा लगा हुआ है जो कि हमारा वीडियो सिग्नल में बदल देगा और वीडियो एम्पलीफाई होकर कोएक्सियल केबल के थ्रू मॉनिटर में चला जाएगा। एट अ नियर बाई प्लेस जो भी हमारा नज़दीकी मॉनिटर होगा उसको दे दिया जाएगा कोएक्सियल केबल के थ्रू। अब हम लोग समझ लेते हैं सीसीटीवी के यूजेज के बारे में, यानी सीसीटीवी के क्या अनुप्रयोग हैं। तो सबसे पहला हमारा है कि ट्रांसपोर्ट सेफ्टी में, जहां ऑपरेटर द्वारा सीधे नजर रखी जा सकती है, जैसे सबवे, ट्रेन इत्यादि में सीसीटीवी द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में हमारा क्या होता है, इसमें हमको बहुत सेफ्टी मिल जाती है, जिससे कोई भी ऑपरेटर हो हमारा डायरेक्ट इस पर नजर रख सकता है। और अगला हमारा शिक्षण प्रशिक्षण में, जहां लेक्चर्स या प्रैक्टिकल्स को कई स्टूडेंट्स को सीसीटीवी द्वारा एक साथ डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि स्कूल और कॉलेज में भी सीसीटीवी लगे होते हैं। अगला हमारा व्यापारिक तथा अन्य संगठनों की सुरक्षा हेतु, जहां सीसीटीवी द्वारा सेफ्टी हेतु कर्मचारियों व ग्राहकों पर नजर रखी जाती है। चौथा हमारा सर्विलांस हेतु सीसीटीवी का काफी प्रयोग किया जाता है। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, संवेदनशील स्थान, बैंक इत्यादि की मॉनिटरिंग हेतु सीसीटीवी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए एक और क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि हाई डेफिनेशन टेलीविजन क्या होता है। हाई डेफिनेशन टेलीविजन के बारे में बताइए, या एचडी टीवी हमारा क्या होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एचडी टीवी सिस्टम में वर्तमान समय में प्रयोग की जा रही 625 लाइन प्रति फ्रेम टेलीविजन प्रणाली में रिसीवर्स में छोटे आकार की 50 सेंटीमीटर या अधिक से अधिक 60 सेंटीमीटर स्क्रीन वाली पिक्चर ट्यूब प्रयोग की जा सकती हैं। ठीक है। जो हमारी इस समय एच डी यूज हो रही हैं उसमें 625 लाइन प्रति फ्रेम टेलीविजन प्रणाली में और रिसीवर्स में छोटे आकार की 50 सेंटीमीटर या अधिक से अधिक 60 सेंटीमीटर स्क्रीन वाली पिक्चर ट्यूब प्रयोग की जा सकती हैं, जिससे कि लाइनें अलग अलग ना दिखाई दें बल्कि पिक्चर की निरंतरता के लिए एक साथ मिली हुई प्रतीत हों। इस कारण से इन छोटे आकार की पिक्चर ट्यूब प्रणाली का रेजुलेशन सीमित होता है। ठीक है। रेजुलेशन को सुधारने के लिए बड़े आकार के स्क्रीन की आवश्यकता है। उच्च डेफिनेशन प्राप्त करने के लिए स्क्रीन का आकार बढ़ाने के साथ साथ अन्य स्टैंडर्ड्स में भी परिवर्तन करना आवश्यक है।
जैसे हमारे अन्य स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, मान लो उसका एस्पेक्ट रेशियो हो गया, उसकी कुछ साइज हो गई। यही हमारी जो नई प्रणाली है एचडी टीवी कहलाती है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि एलसीडी टीवी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हमारा एलसीडी टीवी क्या होता है, एलसीडी टीवी के विषय में बताइए, या एलसीडी टीवी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए एलसीडी टीवी एक टेलीविजन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जो कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पर आधारित होती है। एलसीडी का हमारा फुल फॉर्म ही होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी टीवी प्लाज्मा डिस्प्ले से काफ़ी कम पावर खर्च करते हैं क्योंकि यह लाइट उत्सर्जित करने के बजाय, यहाँ पर करने दो बार हो गया है, ये लाइट उत्सर्जित करने के बजाय लाइट ब्लॉक करने के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। देखिए ये प्लाज्मा डिस्प्ले से काफ़ी कम पावर खर्च करते हैं, ठीक है। और कम क्यों करते हैं वो यहाँ पर लिखा ही है कि हमारी लाइट उत्सर्जित ना करके ये लाइट ब्लॉक करने के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। एलसीडी में दो पोलराइज्ड ग्लासेस होते हैं तथा उनके बीच लिक्विड क्रिस्टल होता है। एलसीडी में क्या होता है, दो पोलराइज्ड ग्लास होंगे और उनके बीच हमारा होगा लिक्विड क्रिस्टल। बैक लाइट फर्स्ट सबस्ट्रेट से पास करती है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स को प्रकाश की तीव्रता के अनुसार, यहाँ पर के लिखा हुआ है फ्रेंड्स, के अनुसार अलाइन किया जाता है। अतः सेकेंड सबट्रेस से पास करने वाली प्रकाश की मात्रा परिवर्तित स्तर की होती है, ठीक है, जिससे रंग उत्पन्न होते हैं तथा आप स्क्रीन पर उसी के अनुसार चित्रों को देख सकते हैं। और अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एलसीडी एंड एलईडी के बीच तुलना कीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन भी हमारा बन सकता है कि एलसीडी एंड एलईडी के बीच कंपैरिजन कीजिए। तो बिल्कुल आपको सरल भाषा में लिखने का प्रयास करना है। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म के बारे में लिख देना है कि एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है और एलईडी का फुल फॉर्म हमारा लाइट इमिटिंग डायोड है। ये हमारा एक अंतर हो गया, इसका फुल फॉर्म हमने दे दिया। और एलसीडी को आमतौर पर एक ऑप्टिकल डिवाइस के रूप में परिभाषित किया जाता है जो टेक्स्ट और मीडिया इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए फ्लोरेसेंट लाइट का उपयोग करता है। और वहीं अगर एलईडी की बात करें तो एलईडी क्या करता है, एलईडी एलसीडी का इनहैंस्ड वर्जन है और जो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए फ्लोरेसेंट लाइट के बजाय पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग करता है। जो हमारा एलईडी होता है वो हमारा पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग करता है। और एक अंतर ये होता है कि एलसीडी एलईडी का सबसेट नहीं है। इसका मतलब है कि वे एलईडी पर निर्भर नहीं करते। एलईडी एलसीडी के सबसेट हैं जिससे वे किसी न किसी तरह एलसीडी पर निर्भर करते हैं। जो हमारा एलसीडी है, सबसे पहले हमारी एलसीडी आई थी, उसके बाद हमारी एलईडी आई, तो कहीं ना कहीं हमारी एलईडी एलसीडी की सबसेट हुई। एलसीडी टीवी में आमतौर पर बैक लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप्स यानी सीसीएफएल होता है। वहीं एलईडी टीवी में आमतौर पर बैक लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं यानी एलईडीज होती हैं। तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि माइक्रोवेव ओवन क्या होता है। देखिए माइक्रोवेव ओवन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। इसके 80 से 90% चांसेस हैं आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के कि माइक्रोवेव ओवन क्या होता है। ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए माइक्रोवेव ओवन के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको लिखना है कि माइक्रोवेव ओवन जो है एक वैद्युत ओवन होता है जो माइक्रोवेव आवृत्ति रेंज की वैद्युत तरंगों की सहायता से खाद्य पदार्थों को गर्म करने व पकाने का कार्य करता है, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन खाद्य पदार्थों में माइक्रोवेव रेडिएशन पास करके उसको गर्म करता है, ठीक है। जो हमारा माइक्रोवेव ओवन होता है, जो भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें से माइक्रोवेव रेडिएशन पास करेगा और उसको गर्म करेगा तथा माइक्रोवेव ओवन्स में प्रयुक्त आवृत्ति लगभग 2.45 गीगाहर्ट्ज की होती है, ठीक है। जब खाद्य पदार्थ में माइक्रोवेव पास होती हैं तो खाद्य पदार्थों में वाटर फाइट तथा अन्य पदार्थ इन माइक्रोवेव से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए जो भी हमारा खाद्य पदार्थ माइक्रोवेव ओवन के अंदर रखा जाएगा उसमें वाटर फाइट के तो मॉलिक्यूल होंगे ही। जब उससे हमारी माइक्रोवेव पास होती हैं तो उनमें क्या होता है, जो उसके मॉलिक्यूल होते हैं आपस में टकराते हैं जिससे हमारा जो भी खाना है वो हमारा हीट हो जाता है। और जो हमारी यही प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग कहा जाता है।
ये देखिए आप एक माइक्रोवेव ओवन की तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा एक माइक्रोवेव ओवन है। यहाँ पर हमारे कुछ कंट्रोलर्स इसके लगे होते हैं। इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर हम कोई भी खाना रखना चाहें तो रख सकते हैं। एक माइक्रोवेव ओवन में निम्न कंपोनेंट होते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हमारे कंपोनेंट होते हैं। माइक्रोवेव ऑसिलेशन उत्पन्न करने हेतु मैग्नेट्रॉन तथा एक उच्च वोल्टेज पावर सोर्स जो कि मैग्नेट्रॉन को एनर्जी पास करता है। ठीक है। मेटल कुकिंग चेंबर एक हमारा होता है और एक होता है हमारा कंट्रोल पैनल, और एक मैग्नेट्रॉन कंट्रोल सर्किट होता है तथा एक शॉर्ट वेव गाइड होता है जो कि हमारा गाइड करता है वेव को। चलिए एक और क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि फूड प्रोसेसर हमारा क्या होता है। फूड प्रोसेसर जिसको हम लोग मिक्सी के नाम से जानते हैं, मिक्सी मशीन जिसको बोलते हैं, तो फूड प्रोसेसर हमारा क्या होता है। फूड प्रोसेसर एक वैद्युत चलित युक्ति होती है जो भोज्य पदार्थों को काटने व मिश्रित करने संबंधित विभिन्न कार्य करती है। यह सामान्यतः रसोई घर में प्रयुक्त होने वाला उपकरण होता है जो कि भोजन को तैयार करने हेतु विभिन्न कार्य कर सकते हैं। कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। फूड प्रोसेसर के बीच में एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो कि वर्टिकल शाफ्ट का टर्न करती है। एक बाउल जो कि सामान्यतः पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है, शाफ्ट में फिट होता है। इस शाफ्ट से कटिंग ब्लेड्स भी, शाफ्ट से यहाँ पर 2 बार लिख गया है तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि इस शाफ्ट से कटिंग ब्लेड्स भी अटैच्ड होते हैं जो कि बाउल के बॉटम में लगे होते हैं। ठीक है। ये देखिए आप एक देख सकते हैं फूड प्रोसेसर, यानी इसकी एक इमेज बनी हुई है। यहाँ पर मान लो इसका एक कंट्रोलर लगा होता है जो हमारी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। ये हमारा यहाँ पर एक बाउल लगा होता है और ये हमारी वर्टिकली मोटर लगी हुई होती है जो कि हमारी टर्न करती है। ठीक है। अब समझ लेते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लॉक के बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लॉक हमारा क्या होता है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लॉक क्या होता है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लॉक के बारे में समझाइए। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लॉक हमारा क्या होता है। यह बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग युक्तियां होती हैं जो कि वैद्युत धारा द्वारा ऑपरेट होती हैं। जो हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लॉक होता है एक इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग युक्तियां होती हैं जो कि वैद्युत धारा द्वारा ऑपरेट होती हैं। इलेक्ट्रिक लॉक्स में लॉक को एक्टिवेट करने हेतु तो मैग्नेट्स, सोलेनॉइड्स या मोटर्स को यूज किया जाता है। इनको एक स्विच की भांति यूज किया जाता है। यह लॉक सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्रिवेंटिव मैकेनिज्म बेस्ड, ऑपरेशन मैकेनिज्म बेस्ड। इलेक्ट्रॉनिक लॉक को खोलने या बंद करने हेतु ऑथेंटिकेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक लॉक को खोलते हैं या बंद करते हैं तो ऑथेंटिकेशन मेथड, यानी ये हमारे किसी चीज को ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद ये लॉक को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक लॉक को ऑथेंटिकेट करने का सबसे सरल तरीका है इसको कीपैड की सहायता से पासवर्ड द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कई अन्य विधियां भी होती हैं जैसे कि सिक्योरिटी टोकन, बायोमेट्रिक, आरएफआईडी। ये हमारी कई सारी तकनीकें होती हैं मान लो ऑथेंटिकेट कराने की, लेकिन सबसे सरल हमारा ये होता है कीपैड के तरीके से। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एक कीपैड लगा हुआ है। इस कीपैड के तरीके से ये हमारा लॉक ओपन होगा। यहाँ पर हमारे कुछ नंबर्स दिए होंगे, आप जो हमारे नंबर्स इस पर इनपुट करेंगे वैसे ही हमारा ये एक्टिवेट हो जाएगा और लॉक हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है। देखिए एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लॉक। इलेक्ट्रॉनिक लॉक के एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। कीज की आवश्यकता नहीं होती। सबसे बड़ी चीज हमारी कि इसमें चाबी की हमको आवश्यकता नहीं होती। तीव्र चालन, यानी बहुत तीव्र चालन होता है इसका, और इनको रिप्रोग्राम किया जा सकता है, पिन चेंज की जा सकती है। देखिए रिप्रोग्राम करने का क्या मतलब है, मान लो आपने पासवर्ड लगाया 4 अंकों का, उसको आप 6 अंकों का कर सकते हैं, 10 अंकों का कर सकते हैं, और उसकी पिन भी चेंज कर सकते हैं। घरों में परिवार के सदस्य यूज कर सकते हैं। देखिए घरों में परिवार के सदस्य कैसे यूज कर सकते हैं। मान लो कोई घर का सदस्य होगा, उसी को ही पासवर्ड मालूम होगा, लेकिन अगर मान लो इसे चाबी होती है तो कोई भी अगर पा जाता है तो उसको खोल लेता है। चाबी के गुम होने की समस्या नहीं होती। जब इसमें चाबी ही नहीं होती तो उसके गुम होने की समस्या नहीं होगी। और होम, ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेज के विभिन्न अनुप्रयोगों में यूज किए जा सकते हैं। ठीक। अब बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में कि वैक्यूम क्लीनर क्या होता है। वैक्यूम क्लीनर हमारा क्या होता है। वैक्यूम क्लीनर एक वैद्युत युक्ति है जो कि फर्श की धूल सोखकर उसकी सफाई करने का कार्य करती है। वैक्यूम क्लीनर में धूल को एकत्रित करने हेतु एक डस्ट बैग या
साइक्लोन लगा होता है तथा इस बैग में इकट्ठी हुई धूल को बाद में डिस्पोज किया जा सकता है। कुछ वैक्यूम क्लीनर डस्ट के साथ साथ तरल पदार्थों को भी एब्जॉर्ब करते हैं। वैक्यूम क्लीनर का वैक्यूम सेक्शन वायु दाब में अंतर पर आधारित होता है। इसमें एक विद्युत मोटर द्वारा एक फैन को ड्राइव किया जाता है जिससे कि मशीन के अंदर प्रेशर कम हो जाता है। अतः एटमॉस्फेरिक प्रेशर कालीन से हवा को नोजल में पुश करता है जिससे धूल बैग में जाकर इकट्ठी होने लगती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, वैक्यूम जनरेट कर देता है, तो फिर उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हमारी हवा को नोजल में पुश कर देता है जिससे धूल हमारी बैग में जाकर इकट्ठी होने लगती है। ये देखिए आप एक वैक्यूम क्लीनर का फोटो देख सकते हैं। ये हमारा डस्ट बैग लगा हुआ है, इधर से हमारी डस्ट इंटर करेगी, ये हमारी डस्ट बैग में आ जाएगी। ये हमारी वैक्यूम क्लीनर की इमेज है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं जीराक्स मशीन के बारे में। जीराक्स मशीन क्या है। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से पूछ सकता है कि जीराक्स मशीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या जीराक्स मशीन हमारी क्या होती है। तो जीराक्स मशीन हमारी क्या होती है, जीराक्स मशीन समझ लेते हैं। जीराक्स मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी इमेज की फोटोकॉपी निकालने का कार्य करती है। जीराक्स मशीन क्या करती है, ये हमारी इमेज की फोटोकॉपी निकालने का काम करती है। इस मशीन के ऊपर एक ग्लास होता है तथा जिस डॉक्यूमेंट की कॉपी करनी होती है उसे इस ग्लास के ऊपर रखा जाता है। अब नीचे से प्रकाश डालकर उस डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है तथा यह लाइट डॉक्यूमेंट से रिफ्लेक्ट होकर नीचे ड्रम पर जाती है। लाइट केवल वहीं पर से रिफ्लेक्ट होती है जहां पर डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा होता है। जहां पर डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा होगा लाइट हमारी वहीं से रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि लाइट के साथ साथ ड्रम भी घूमता है। अतः ड्रम पर डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पैटर्न तैयार हो जाता है। इस मशीन में टोनर भी होता है जिससे प्रिंट के लिए पाउडर भरा होता है। तो सादा कागज मशीन में डालने पर ड्रम से इंक कागज पर चिपक जाती है तथा हीटर की मदद से इस कागज पर परमानेंट चिपका दिया जाता है तथा यह कागज प्रिंट होकर मशीन के बाहर आ जाता है। यह हमारा होता है जीराक्स मशीन का काम। ये देखिए आप एक जीराक्स मशीन देख सकते हैं। इसके अंदर जिसकी भी हमको जीराक्स कॉपी निकालनी होगी वो हम डाल देंगे। और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो हमारा स्कैनर क्या होता है। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से पूछा सकता है कि स्कैनर के बारे में बताइए, स्कैनर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए स्कैनर के बारे में समझ लेते हैं। स्कैनर एक इनपुट युक्ति है जो इमेज या टेक्स्ट को कंप्यूटर को ट्रांसफर करने हेतु प्रयुक्त की जाती है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर है जो कि रिफ्लेक्ट लाइट का प्रयोग करके इमेज को कैप्चर करता है तथा उनको फाइल्स के रूप में ट्रांसलेट करता है जिसे कंप्यूटर द्वारा रीड या डिस्प्ले किया जा सके। स्कैनर लो रेगुलेशन, या देखिए यहाँ पर रेगुलेशन नहीं रेजुलेशन होता है, हाई रेजुलेशन वर्जन में आते हैं तथा ब्लैक एंड व्हाइट या कलर में इमेज स्कैन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा स्कैनर होता है। यहाँ पर आपको जो भी इमेज को स्कैन करना होगा रख देंगे और इसको बंद कर देंगे। ये स्कैन करके उसका हमारा डाटा बना देगा। स्कैनर के बारे में कुछ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। स्कैनर का आविष्कार रे कर्जेविल द्वारा किया गया। इनको टेक्स्ट या पिक्चर स्कैन करने हैं तो यूज किया जाता है ताकि इनको कंप्यूटर में स्टोर किया जा सके। स्कैनर विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे कि हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर इत्यादि। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आपके मान लो इस वीडियो से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में अगर फंसते हैं तो आप दोबारा इस वीडियो पर आइए और कमेंट करके बताइए कि आपका पेपर कैसा गया और आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।